शुरू करो। राधे राधे सभी को। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, जो आपने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को थोड़ा सा जो अभी नए बच्चे आए उनके साथ में शेयर कर रही हूँ। पूरी पृथ्वी 360 डिग्री की बनी हुई है। जो आपने कल हमें बताया था, बहुत दिनों से आप बता रहे हो कि भगवान ने अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया। 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों को ये जिम्मेदारी दे दी। जो जैसा जैसा कर्म करेगा उनको वैसा वैसा फल मिलेगा। और ये जो पृथ्वी पे जितने जीव रहते हैं उन पे उसका प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का, उनके जन्म लेने वाले नक्षत्रों का, उनके चरणों का। तो पूरी पृथ्वी को जो जीव रहते हैं उनको 12 धरती माँ के पास पूरी डिग्री 360 डिग्री है। और 360 डिग्री को 12 राशियों में बराबर भागों में माँ ने बांट दिया। मैं आपको बताती हूँ इस पर ड्रॉ करके, और आप वैसे समझ सकते हो तो आप वैसे समझ लो। 360 डिग्री में 12 राशियों में बांटा बराबर, तो 30 डिग्री। 360 डिग्री अपॉन 12 तो आ गए 30। 12 राशियां सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दे दी। इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक गोला जो होता है 360 डिग्री का ही होता है। छोटा हो बड़ा हो उसकी डिग्री जो भी आएगी वो आप कर 360 दो डिग्री, गुरु जी। 360 आप डिग्री में घूमेगा घूमेगा वो। आप कर दो और इसको बराबर राशियों में बांट दो, ताकि वो इजीली कोई समझेगा तो इजीली समझ भी जाएगा। वो जितना देखो, जो वीडियो देख रहा है इतना गुना ज्ञान उसको गुना भाग आती होगी कि अगर एक गोले को 360 को उसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो वो 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री का आएगा। 12 तिया 36। तो माँ ने ठीक है कहीं नहीं? न 1 इंच कम करी, न किसी को ज्यादा दी। तो हाँ। हर राशि को 30 डिग्री मिल गई। सूर्य और चंद्रमा माता पिता के कारक तत्व होते हैं। सूर्य ने अपना एक भाव लिया, चंद्रमा ने अपना एक भाव लिया, बच गए 5 ग्रह। 5 ग्रहों में हर एक ग्रह को 2-2 घर दे दिए, यानी 2-2 राशियां। मंगल को 2 राशि 1-8, शुक्र को 2 राशि 2-7, बुध को 2 राशि 3-6, और क्या बच गया, शनि को राशि 10-11, गुरु को 9-12। इस सब हर एक ग्रह को अपने 2-2 घर दे दिए, 2-2 राशियां दे दी। 2-2 राशि, 2-2 घरों के मालिक एक ग्रह है। राहु केतु जिस घर में भी जाएंगे उनमें उनका आधिपत्य हो जाएगा। अगर मित्र घर में जाएंगे तो मित्र जैसा फल देंगे। नीच घर में जाएंगे जिससे उनकी बनती नहीं है तो नीचे जैसे उनके कारक तत्वों का फल मिलेगा। इस तरह ईश्वर ने ये पूरा रच रखी है विधान। उसमें उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार वो विधान को दिया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। राहु राशियों के राहु और केतु के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। बेसिकली क्या है कि हर ग्रह को तो दो दो घर दे दिए। अब पहला नंबर जो है वो मंगल का, दूसरा घर शुक्र का, तीसरा घर बुध का, चौथा चंद्रमा का, उसको छोड़ दो एक घर है, पांचवा सूर्य घर उसको भी छोड़ दो एक घर है। ठीक है ना? तो पहले कौन सा हुआ? मंगल। मंगल, दूसरा कौन सा हुआ? शुक्र, शुक्र। तीसरा कौन सा हुआ? बुध। बुध। अब वो नीचे जाए पांचवें के साथ, क्योंकि ये कौन है? मंगल सेनापति। उसके बाद 2 नंबर 2 नंबर शुक्र, शुक्र। गुरु है। वो भी गुरु। गुरु कौन सा? राक्षसों का गुरु, दैत्य गुरु। जो चक्रव्यूह, मतलब जो सेनापति के साथ बैठा है, मतलब दुश्मनों को मारने के लिए जिसका काम है, दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, साम दाम दंड दंड भेद सारा अपनाने वाला। उसके बाद कौन? 3 में 3 में बुध। बुध। बुध हुआ राजकुमार, संतान माता के साथ। अब और उधर बुध 4 और 5 निकला तो छठे घर में कौन बैठा? उसको बुध आधिपत्य फिर दे दिया बुध का, कि पिता के साथ भी मैं बैठूंगा। हाँ, राजकुमार। तो देख, वो बिगड़ा राजकुमार जो होता है वो मैं माँ के साथ भी मेरा, उधर माँ भी मेरी है और बाप भी मेरा है। बाप भी मेरा एक तो पिता के साथ बैठ गया और एक माँ के साथ बैठ हाँ, गया। फिर 7 नंबर आया शुक्र का, क्योंकि शुक्र बुध के साथ में है, क्योंकि बिगाड़ने का काम भी शुक्र का है और उसको रास्ते में दिखा। अच्छा करे बुरा करे ऐसा गुरु चाहिए जो अच्छे बुरे के अंदर भी उसको प्रोटेक्ट रखे। तो गुरु को नंबर दे दिया गया 7 का। 8 नंबर दे दिया किसको? मंगल को। तो मंगल फिर वही सेनापति, तो वहां पर भी सेनापति का रोल शुक्र के साथ है। अब घर कौन से बचे? 9।
क्या आपको म्यूट करें, कौन है? तो जब प्रिया जी, प्रिया जी म्यूट करो। अरे भाई मैं कर रहा हूँ, तुम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई मत छेड़े उसको, मैं कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं छेड़ो, मैं अपने आप कर लूंगा। अरे बाबा, अब 8 घर तो चले गए, 3 घर पहले और 3 घर बाद में। राजा रानी के इधर 3 घर और इधर 3 घर। सेनापति दैत्य राजगुरु शुक्राचार्य, और उसके बाद मंगल सेनापति, और पुत्र पुत्र भी बुध। अब ये दोनों तरफ पुत्र का आधिपत्य दे दिया गया। उसके बाद घर कौन से बचते हैं? 9, 10, 11 और 12। अब 9 नंबर जो है वो भी गुरु का है, लेकिन वो धार्मिक गुरु की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वो सिर्फ सीधे सीधे ज्ञान की बात करते हैं, सीधी और सच्ची बात बात करते हैं। अच्छा, फिर 9 के बाद आ गया 10। धनी 10 किसका है? शनिदेव का। वो कर्म की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो गुरु को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इस वजह से वो उनके साथ है। 11 के साथ अरे बाबा क्यों कर रहे हो? चलिए, 11 जो है वो भी शनि का है। अब शनि वहां पर भी न्याय का और कर्म का। तो 10वां घर भी कर्म का और 11वां घर भी, दोनों घर कर्म को दे दिए। लेकिन कर्म अच्छे करेगा तो उससे लाभ मिलेगा। 11वां घर कर्म क्षेत्र है, तो 11वां 10वां घर कर्म क्षेत्र है, तो 11वां घर उसके लाभ का है। कर्म जैसे करेगा वैसा लाभ मिलेगा, और शनि उसका मालिक है। न्याय प्रिय काम होगा तो न्याय मिलेगा, जैसे करेगा वैसे भरेगा। उधर भी गुरु बैठे हुए हैं और 12वें घर में भी गुरु बैठे हैं। तो गुरु ने ही शनि को बुद्धि देनी है, उसको ज्ञान देना, उसको नॉलेज देनी है, उसको मार्गदर्शन करना है कि ऐसे करने से तेरे को ये फायदा मिलेगा, या इसको ऐसा आप दंड दे दो। तो गुरु की सलाह लेके शनिदेव महाराज कार्य करते। समझ में आ गया? और जो रही राहु और केतु की बात, तो जब समुद्र मंथन के द्वारा जब लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी के बाद जो अमृत कलश आया, तो अमृत कलश को वो दोनों राक्षसों और देवताओं के मंथन से निकला था। तो उनके मन में लड़ाई शुरू हो गई कि हम पिएंगे, जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर कि मैं पिलाऊंगी, ये दोनों पंक्तियां एक एक तरफ करके बैठ गए, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। अब वो क्या करती, देवताओं की तरफ आते थे तो कलश बदल लेते थे माया से, और देवताओं को पिला देते थे अमृत। और जब राक्षसों की तरफ जाते थे तो फिर माया से कलश की जगह दूसरा जल रख देते थे, उससे पिलाते थे। तो जो राहु केतु जो बने, उन उनके दिमाग में उन्होंने देख लिया कुछ तो छल हो रहा है, कि वो मायावी थे और राक्षस थे, तो उनको थोड़ा सा तो आभास हो गया। उसके मन में डाउट आया, वो उठ के देवताओं के लाइन में बैठ गया। और देवताओं की लाइन में बैठा तो जब अमृत पी लिया उन्होंने, तो सुदर्शन चक्र इमीडिएटली विष्णु भगवान को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो राक्षस अमर हो जाएगा। उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और चला दिया। अब सुदर्शन चक्र चलने से गर्दन जो है धड़ से अलग हो गई, लेकिन अमृत तो जा चुका था। ये वाला हिस्सा भी जीवित था और ये वाला भी, लेकिन सुदर्शन चक्र था तो कट गया, क्योंकि अभी पूर्ण शरीर के अंदर वो अभी अमृत जो था फैला नहीं था पूर्ण रूप से। और यहाँ से कंठ से उतारा, जीभ से जैसे ही गया उन्होंने सुदर्शन चलाया, लेकिन जितनी देर में वो कर पाते, पूरे शरीर में ना जाते हुए भी धड़ कट गया। अब धड़ जाके गिरा दूर, और जो शीश है वो तो चला गया दूर, और धड़ गिर गया विष्णु जी के चरणों में। अब विष्णु जी की बात करते हैं तो विष्णु हम स्वयं जो भी जन्म पत्रिका के उपाय करते हैं, तो जो बृहस्पति की पूजा करनी होती है तो हम विष्णु जी की बात करते हैं। तो विष्णु जी ही बृहस्पति हैं। तो जीव जो गुरु है, वो गुरु जो है वो बृहस्पति का ही कारक है। ब्राह्मणों को कहता है ना, भगवान विष्णु का मुख है। ब्राह्मण को अगर कुछ देते हो तो भगवान विष्णु के मुख में जाता है। तो उस वजह से वो भगवान विष्णु ने जो केतु को अपने चरणों में ले लिया, क्योंकि जो चरणों में गिर गया तो उसको दूर कहाँ करें। तो जो लगन है, जो पहला घर है, लगन के अंदर अगर जन्म कुंडली के 12 भावों को देखोगे तो जो लगन है वो हमारा धड़ का ये हिस्सा है।
मेरा जो पहला पूरा शरीर का लगन का मेन हिस्सा जो है वो ये है, और जो धड़ गिरा वो बिल्कुल उनके पास में गिरा। तो पास में गिरने से उसका आधिपत्य कहाँ पहुंच गया? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि जहां जहां पे उनको कोई एक मित्र मिल गया, मित्र घर मिल गया, कोई एक मिल गया शत्रु घर, तो मित्र घर कौन सा बना उनका? क्योंकि बिल्कुल पास में गिरे विष्णु जी के, तो वो 12वां घर बना, क्योंकि मौत का घर क्या है? 12वां घर। तो मौत के घर में उनकी मृत्यु तो शरीर की तो हो ही गई ना, कट गए दो। अमृत पीने से अमर तो हो गए, लेकिन शरीर का तो नाश हो गया ना। शरीर तो दो भागों में बट गया। तो जो केतु का धड़ था वो तो गिर गया भगवान विष्णु के चरणों में। उससे भगवान विष्णु मतलब उनको अपना शिष्य दे दिया, या केतु के साथ गुरु बैठ जाए तो योग अच्छा माना जाता है। तो केतु को अपना ही आधिपत्य दे दिया, अपना अधिकार दे दिया, और गुरु के 12वें घर में उनको उनका आधिपत्य दे दिया गया। तो 12वें घर में जब केतु बैठता है मीन राशि में, तो मोक्ष की प्राप्ति कराता है, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, उधर विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। तो 12वें घर के अंदर रहने से, क्योंकि वो मौत का घर भी है और मौत भी वही हुई, लेकिन वो वहां पर जाकर सद्बुद्धि और सद्कार्य प्रदान करते हैं। केतु और राहु पूरी कुंडली को हिलाने की क्षमता रखते हैं। और जहां केतु है तो उसके अपोजिट ही धड़ बनेगा, क्योंकि अगर ये धड़ है तो शीश तो उसके अपोजिट ही डायरेक्शन में आएगा ना, इसको पैरों में तो नहीं लगा सकते। तो धड़ गिरा 12वें में, तो छठे घर में, छठा घर कौन सा? बुध का। बुध किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के। 5वां घर सूर्य का, छठा घर बुध का, इसलिए सूर्य राहु को कंट्रोल कर लेता है। सूर्य जो है फिर भी कहीं ना कहीं राहु को कंट्रोल कर लेता है। अब चंद्रमा और गुरु के जो संबंध थे, उस वजह से केतु को कंट्रोल करने का थोड़ा सा अधिकार चंद्रमा के पास है। ग्रहण तो लगता है, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाएगा तो वो उतना उत्पात नहीं मचाएगा जो राहु चंद्रमा के साथ बैठ के मचा सकता है। क्योंकि बुध के साथ बैठा, और बुध के साथ बैठा हुआ है इधर शुक्र और उधर मंगल, तो दोनों के बीच में फटा। मंगल भी खींच के रखता है रस्सी, और शुक्र भी खींच के रखता है। और राहु क्या है? राक्षस प्रवृत्ति, उसको क्या चाहिए? भोग विलासिता। छठा घर कौन सा है? रोग ऋण और शत्रु, उन सबका नाश करने में सक्षम, क्योंकि राक्षस है, उसके आगे कौन बैठेगा? उसको उसी घर का आधिपत्य दे दिया। ऐश्वर्य भोग विलास सब कुछ उसी से ही तो रोग रोग पैदा होते हैं, या ऋण पैदा होता है, या शत्रु पैदा होते हैं। ज्यादा भोग विलास करोगे, जुआ पत्ता खेलोगे तो क्या होगा? कर्जा हो सकता है। उल्टा सीधा खान पान करोगे, दारू नॉन स्टॉप पियोगे तो सेहत खराब हो सकती है, रोग लग सकता है, ऋण लग सकता है। और जब पैसे नहीं दोगे, किसी के गाली गलौज करोगे, कुछ उठपटांग का हरकत कर लोगे, या पैसे से और या सेहत की वजह से कोई दिक्कत होगी, तो फिर शत्रु पैदा होंगे। तो इसलिए रोग ऋण और शत्रु ये बहुत सुंदर तरीके से आपस में सामंजस्यता है एक दूसरे की। समझ पा रहे हैं आप? तो ये छठे घर में राहु पहुंच गया और 12वें घर में केतु पहुंच गया। और केतु का जो है वो थोड़ा सा दूर है, और गुरु के साथ जरा चंद्रमा की बॉन्डिंग अच्छी है, इस वजह से वो मैनेज कर लेते हैं, केतु को थोड़ा दबा लेते हैं। क्योंकि केतु को अपने घर के अंदर आधिपत्य दे दिया ना, कि चल कोई बात नहीं, तू यहाँ बैठा है, ये घर तेरा ही है। तो अगर मैं बदमाश हूं, मेरे को कोई नहीं पूछता, और मेरे को जिसने अपने घर में मान सम्मान दे दिया, तो वो तो घर मेरा हो गया, उसके घर में तो मैं किसी को तंग नहीं करने दूं उसको। तो वहां पे केतु 12वें घर में उच्च का प्रभाव देता है। और वैसे ही राहु छठे घर में उच्च का प्रभाव देता है। अगर छठे घर में राहु बैठ जाए तो उस व्यक्ति का, उस जातक का रोग कभी नहीं लंबा टिकेगा। रोग ऋण और शत्रु, इन 3 चीजों पे हमेशा उसकी विजय होगी। बस थोड़ा सा उसके बाकी ग्रहों का भी थोड़ा इंट्यूनमेंट करना जरूरी है, क्योंकि गुप्त शत्रु बनते हैं छठे घर से, लेकिन वो मारने का कारण राहु करता है। ठीक है जी। अब आगे की बात मोनिका जी करेंगे, मैं अनम्यूट करता हूँ मोनिका जी। जैसे गुरुजी ने बताया राहु केतु के बारे में, वैसे ही सूर्य एक राशि में 1 महीने चलता है। 14-15 जनवरी से लेके 14-15 अगले महीने फरवरी तक। वो जो समय होता है हमारे हिंदी महीनों के अनुसार होता है, लेकिन इंग्लिश महीनों में वो आधा महीना 14-15 से ले चालू होगा, और आधा महीना अगले महीने की 14-15 तक जाएगा। उसको हम सूर्य संक्रांति भी कहते हैं। उसको पढ़ने का सीधा सा तरीका है, सूर्य संक्रांति पे दान पुण्य करते हैं,
1 जनवरी में आती है सूर्य संक्रांति, हर महीने सूर्य संक्रांति आती है, हर ग्रह का हर भाव में फल मिलता है, उसी से हमारी लगन बनती है। जिस आप कुंडली को देख के, मतलब हमारे जो पूर्वज है, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने इतना बढ़िया ज्ञान दिया है। अगर किसी की डेट ऑफ टाइम नहीं मालूम, किसी का समय नहीं मालूम, और आपके सामने चार्ट रख दे कि वो उसका किस महीने में किस समय और कौन सी तारीख को कौन सी तिथि को जन्म हुआ है, वो सिर्फ आप चार्ट देख के ये बता सकते हो कि इसका इस महीने में इस तारीख को जन्म हुआ है। अब सीधा सीधा मैं आपको उदाहरण देती हूँ अभी चार्ट बना के। प्रिया जी अगर आप अवेलेबल हो तो चार्ट बना दो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप समझ सकते हो तो इस चीज को समझो। मान लीजिए सूर्य है आपके दशम भाव में बैठा है, मेष लगन की कुंडली है, दशम भाव में बैठा है, तो दशम भाव में मकर राशि हो गई। 10 और 12, 10 और 10 में 3 जोड़ दो तो कितने हो गए? 13। 13 में जो पहला महीना आया 12 निकल गए, हमारे 13 में से 12 महीने रहते हैं, वह 1 महीना बचा, तो 1 महीना क्या हुआ? जनवरी का। तो इस जातक का जन्म जनवरी के महीने में हुआ है। अब दूसरी बात आती है किस समय हुआ है, तो अगर जनवरी के महीने में सूर्य सुबह की जो ओरा रहेगी वो सूर्य की उसी उस समय की रहेगी जब सूर्य घूमता है, तो इसका लगन सबसे पहले आता है। तो पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। सूर्य के तो हम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन ग्रह कुंडली के अनुसार हमने उसका प्रभाव समझने के लिए तो हम पहले पृथ्वी अपने दूरी पे धीरे धीरे घूमती है, ये सभी को मालूम है, हमने पहली क्लास में इस चीज को पढ़ा है। सूर्य स्थिर रहता है, तो जैसे जैसे कुंडली घूमेगी, पृथ्वी घूमेगी सूर्य के सामने धीरे धीरे, वैसे उस जातक की किसी की लगन होती है 1.5 घंटे की, किसी की 2 घंटे की। हर भाव सूर्य का एक निश्चित भाव होता है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी उस जातक की लगन भी चेंज होती जाएगी। आपने देखा है कि सूर्य यूं समझो आप सूर्य पूर्व में उगता है, दक्षिण में जाते हैं, पश्चिम में छुपते हैं। जैसे जैसे कुंडली घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, वैसे वैसे जातक का लगन का चक्र बदलता जाता है। जैसे मेष लगन, वृष लगन, ये पृथ्वी के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, हमारे जो पिछले पूर्व जन्म के कर्म है उनके अनुसार हमारा उस समय जन्म होता है, निश्चिंत होता है। शाम का होगा तो आपका सूर्य 100% उसका प्रभाव वहां देगा। सुबह के टाइम पे जन्म होगा तो आप देखना कि सुबह सूर्य, हमारा लगन में सूर्य सुबह ही था, तो हमारी वही कुंडली बन के आएगी। सिर्फ देख सूर्य से, एक सूर्य से आप ये बता सकते हो उसकी डिग्री देखकर कि अगर वो 16 डिग्री का है तो उसका 1 तारीख के आसपास जन्म हुआ है, 17 डिग्री का है 2 तारीख के आसपास जन्म हुआ है, 18 डिग्री का है 3 तारीख के आसपास जन्म हुआ है, 14 डिग्री का है तो 14 डिग्री का है सूर्य तो उसका 27-28 तारीख के आसपास जन्म हुआ है। सिर्फ सूर्य की डिग्री देख के आप उसकी तारीख बता सकते हो। सूर्य किस भाव में है, सूर्य अगर प्रथम भाव में है तो आप समझ लीजिए उसका सुबह सूर्य उदयकालीन समय उसका जन्म हुआ है। अगर उसमें चौथे भाव में सूर्य है तो आप उसका दोपहर में 10 और 12 के बीच में जन्म हुआ है। अगर सूर्य सप्तम भाव में है तो आपका जन्म शाम के समय हुआ है। अगर सूर्य चतुर्थ भाव में है, हाँ गुरु